नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब जो लेक्चर आएगा दोस्तों 10वां लेक्चर है। ये जो है आपका 10वां लेक्चर होगा लाइट में, और लाइट का 10वां लेक्चर यानी दर्पण में 10वां लेक्चर है। जो आप प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं उस दर्पण में 10वां लेक्चर है, और लगभग दर्पण से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आप ये लास्ट वीडियो देख रहे हैं तो उसको देखने से पहले आप प्लेलिस्ट में जाएं और दर्पण के सारे 9 लेक्चर देखें, फिर आपको दर्पण बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, फिर कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो चलिए, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन जिसको आप लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं, यानी रेखीय आवर्धन। चलिए, चूँकि हम लोग फॉर्मूले से ही तैयार करेंगे। m इक्वल्स टू होता है I/O इक्वल्स टू होता है -V/U। ये एक फार्मूला होता है, और इसी फार्मूले के बेस पर हम लोग परिभाषा को तैयार करेंगे। तो चूँकि जहाँ लिख देते हैं, जहाँ m को क्या कहते हैं दोस्तों, रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन। u को बोलते हैं ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी। v कहते हैं ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। और I/O बोलते हैं वस्तु की लंबाई, O को कहते हैं वस्तु की लंबाई, और I को बोलते हैं प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि m इक्वल्स टू होता है I/O इक्वल्स टू -V/U। तो ये हो गया, m को बोलते हैं रेखीय आवर्धन। इस m को क्या बोलते हैं दोस्तों, रेखीय आवर्धन। क्लियर दिख भी रहा होगा आपको। u को बोलते हैं ध्रुव से वस्तु की दूरी, v को बोलते हैं ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, o बोलते हैं वस्तु की लंबाई, और I बोलते हैं प्रतिबिंब की लंबाई। अब चलिए दोस्तों, ये तो फॉर्मूला हो गया, इसका प्रूफ वगैरह नहीं पूछता है। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं प्रूफ के लिए भी अलग से वीडियो डाल दूंगा इसमें, ठीक है। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, फिर यहाँ से हम परिभाषा को तैयार करते हैं। ऐसा प्रूफ पूछता नहीं है, इसका परिभाषा डेफिनेशन तैयार करते हैं। कैसे होगा, चलिए। तो चूंकि m इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, I/O। m को बोलते हैं रेखीय आवर्धन, इसको क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन। इक्वल्स टू I को बोलते हैं प्रतिबिंब की लंबाई, I को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई, और O को बोलते हैं वस्तु की लंबाई। तो स्पष्ट है, बस इसी से बनाना है आपको परिभाषा। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन को किससे दिखाते हैं दोस्तों, m से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक लिखना है तो लिख सकते हैं, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है।
तो बस इतना ही आपको लिखना था कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता। मात्रक इसलिए नहीं होता है क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई का भी मात्रक मीटर होगा, वस्तु की लंबाई इसका भी मात्रक मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, यानी ये यूनिट लेस हो जाएगी। ठीक है, इसकी कोई बीमा नहीं होगी, बीमा भी नहीं होती और इसका मात्रक भी नहीं होता। तो आप उतार चुके होंगे लेफ्ट वाला। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, कुछ नोट लिखवाता हूँ जो कि आपको एग्ज़ाम में तो नहीं मतलब कह सकते हैं, लेकिन आप जब क्वेश्चन लगाएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बड़ी ही आपको हेल्प करेगा ये चीज़ें, ये टर्म। तो चलिए पहला ले लेते हैं। नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं। नोट में अगर हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे तो लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ना, सॉरी, फर्स्ट पॉइंट लीजिए अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण में तो ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण में m का मान जो होता है 1 से बड़ा हो सकता है, m का मान 1 से छोटा हो सकता है, या m का मान 1 के बराबर हो सकता है। यानी m का मान 1 से बड़ा, छोटा और बराबर का पर्पज ये है कि वस्तु जो प्रतिबिंब बनती है वो वस्तु से छोटी भी बनती है, बड़ी भी बनती है और बराबर भी बनती है। और ये केस किस में देखने को मिलता है? अवतल दर्पण में। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछ लेता है m इज़ ग्रेटर देन 1, m इज़ लेस देन 1 और m इक्वल्स टू 1 किस में होता है? तो अवतल दर्पण में होता है। सेकंड देखिए उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में तो अगर आप उत्तल दर्पण की बात करते हैं, चलिए उत्तल दर्पण में हम लोग देखते हैं। उत्तल दर्पण में जो होता है m का मान हमेशा क्या होता है दोस्तों? 1 से छोटा होता है। यानी m की वैल्यू 1 से छोटे होने का मतलब है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा 1 से क्या होगा? छोटा। यानी प्रतिबिंब जो होगा हमेशा वस्तु से क्या बनेगी? छोटी बनेगी। जबकि अवतल दर्पण में बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है और बराबर भी बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है? 1 से छोटा, यानी हमेशा प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु से छोटी बनती है। थर्ड केस हम कहेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करने की दृष्टि से, चलिए देखते हैं। अवतल वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए अगर वास्तविक प्रतिबिंब की अगर हम लोग बात करें तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m का मान जो होता है, m का मान नेगेटिव होता है। यानी जब क्वेश्चन में आपसे कहता है कि 3 गुना वास्तविक बड़ा प्रतिबिंब बना, तो m का मान हम लोग प्लस लेंगे, सॉरी m का मान माइनस लेंगे। क्या होगा? m का मान निगेटिव होता है, यानी m की वैल्यू क्या होती है? माइनस लेते हैं। अगर चौथा पॉइंट कहता है आभासी प्रतिबिंब के लिए, क्या बताइए आप आभासी प्रतिबिंब के लिए क्या होगा? तो आभासी प्रतिबिंब के लिए अगर कह देगा कि मान लो कि 3 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो m का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। अगर ये वाला टर्म आप नहीं जानते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते। तो न्यूमेरिकल के लिए ये दोनों चीज़ें हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m का मान नेगेटिव होगा, कहेगा 3 गुना या 4 गुना तो m बराबर -3। अगर 3 गुना अगर आभासी कहेगा तो m बराबर +3। फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बड़े आसानी से हल कर ले जाएंगे। इस तरीके से ये नोट हुआ। अब अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा लास्ट में साइन कन्वेंशन, यानी चिन्ह परिपाटी। कैसे हम दर्पण में किसको किस दिशा में हम प्लस लेते हैं, माइनस लेते हैं, इसी चीज़ को हम समझेंगे। तो ये चीज़ें क्लियर होती है साइन कन्वेंशन से। तो चलिए, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं दोस्तों चिन्ह परिपाटी, तो इसको अब हम लोग करते हैं, चिन्ह परिपाटी वाले टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिएगा चिन्ह परिपाटी, जिसको हम कहते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, कन्वेंशन, तो ये साइन कन्वेंशन हो गया। चूँकि आप ध्यान रखिएगा, ये अगर आप इसको एक्सिस पे ही दिखाएं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, मूल बिंदु यानी बीच में अगर दर्पण रखा हुआ, अगर कोई ऑब्जेक्ट यानी जो भी चीज़ राइट होगी तो वो प्लस होगी, लेफ्ट में होगा तो माइनस होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर है तो प्लस होगा और नीचे है तो माइनस। और यही साइन कन्वेंशन का रूल कार्य करता है। इसी पर दर्पण हो जाता है, लेंस हो जाता है। यानी अगर यहाँ उत्तल दर्पण रखते हैं, अवतल दर्पण रखते हैं, तो अवतल दर्पण को जो भी राइट होगी वो प्लस होगा, लेफ्ट होगा माइनस, जो ऊपर होगा प्लस, नीचे होगा माइनस। तो दर्पण और लेंस दोनों में ये साइन कन्वेंशन कार्य करता है।
देखिए दोस्तों, अब जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, जो कि आप बुक से भी तैयार कर सकते हैं, कि उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग, कि यूजेज ऑफ, आप कैसे यूज करते हैं, यानी उत्तल और अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो आँख कान नाक वाले में भी डॉक्टर्स यूज करते हैं, या आप देख सकते हैं कि जो बाइक चलाते हैं, जो साइड वाला मिरर होता है उस साइड मिरर में होता है। उसके बाद आप देखते हैं कि जो आपकी हेडलाइट होती है वो परवलयाकार दर्पण होती है, तो वहाँ पर यूज होता है। और उसके बाद आप जब किसी मोड़ वगैरह पर जाएंगे, जैसे जहाँ पर मोड़ होती है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि एक बड़ी सी लाइट खंभे में ऊपर लगी रहे, तो वो भी लाइट होती है जो कि प्रकाश को चारों ओर फैलाती है। तो इस तरीके से हम इसके यूजेस को करते हैं। तो हमें नहीं लगता है कि आपको यूजेस बताने हैं, आप लिख भी सकते हैं, बुक थोड़ा सा पढ़ लीजिए, यूजेस लिख सकते हैं। फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में कीजिएगा, मैं यूजेस को भी लिख कर डाल दूंगा, या कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में मैं यूजेस भी बना के वीडियो डाल दूं। तो अब आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स। ओके।